हेलो। स्वागत है आप सबका गणित पंथी यूट्यूब चैनल में। आज हम 4 सवालों के साथ गणित पंथी करेंगे जो कि परीक्षा के बिल्कुल आपके एसएससी एग्ज़ाम के पैटर्न पे ही हैं। अन्य एग्जाम्स में भी ऐसे सवाल आएंगे, मैंने ऐसे ही क्वेश्चन उठाए हुए हैं 4 सवाल। आप इन सब का आंसर शायद पहले से भी में सक्षम हैं, लेकिन हम देखेंगे एग्ज़ाम में इसे कैसे अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। मे भी आपके पास भी अच्छा तरीका हो, लेकिन हो सकता है उससे कुछ बेहतर आपको मिल जाए। तो पहले आपसे गुजारिश है कि इन चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन होगा, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, ये तीसरा क्वेश्चन होगा। आप पॉज करके रोक सकते हो, देख सकते हो। ये चौथा क्वेश्चन होगा। ये 4 प्रश्न हम आज करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न देखिए आप। यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स 5%, 6%, 10%। ये सेलेक्टेड स्टूडेंट का परसेंटेज है। और यहाँ टोटल 5 कॉलेज हैं जिनमें छात्रों का अनुपात 2, 4, 3, 1, 3 के अनुपात में है। क्या बोल रहा है? यदि P से 25 छात्रों का चयन किया गया। मैं पहले बता रहा हूँ कि इसे हम बेसिकली कैसे करेंगे, बेसिक तरीका इसका क्या है करने का, जो कि अगर हम स्मार्टली नहीं सोचेंगे तो एग्जाम में वही अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए, P से 25 छात्रों का चयन किया गया, 5% छात्र सेलेक्टेड हैं, 5% की वैल्यू दी हुई है 25। तो आपको पता है 1% की वैल्यू जो निकल के आती है, 25 थी, 1% की वैल्यू निकल के आएगी 5। और 100% की वैल्यू किनारे लिखते हैं, 100% की वैल्यू 500। ये क्या है? ये है P में छात्रों की संख्या। P में जो छात्रों की संख्या है, एक सेकंड थोड़ा छोटा करेंगे इसको। P में छात्रों की संख्या 500 है। और P में जो अनुपात दिया गया है, ये दिया गया है 2, मतलब 2, 4, 3, 1, 3 है ना। तो 2 की वैल्यू दी हुई है 500, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250। अब आप समझिए, इसका 1000, इसका 750, इसका 250, इसका 750, ये सबकी छात्र संख्या आएगी। और फिर इतने का 500 का 5%, 1000 का 6% और 750 का 10%, सबका हम अलग अलग परसेंटेज निकालेंगे और सबको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा। लेकिन इतना लेंदी करने का समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। आप यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि 100 की वैल्यू 500, मतलब जो छात्र संख्या टोटल P में है वो 500 है। और P की जो वैल्यू दी हुई है 2 की वैल्यू अगर 500 है तो 1 की वैल्यू 250 है। यानी इस 250 की, मतलब इनमें से हर एक का जो औकात है ना, हर एक की जो वेटेज है, हर एक का जो वैल्यू है वो 250 है, 250 के मल्टीपल में है। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, हम वेटेज निकाल देंगे, हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। सबका वेट कितना कितना है? 2, 4, 3, 1, 3, 2 5%, 4 6%, 3 10%, 1 8%, 3 8%, मतलब 2 5 10 प्लस 4 4 24 प्लस 3 दहियाम 30 प्लस 1 अट्ठे 8 प्लस 3 अट्ठे 24। जोड़ो कितना आ रहा है? 24 24 48, 48 8 56, 56 30 86 10 96%। ठीक है, अब एक 250 था, 250, इसका निकाल दो 96%, क्योंकि इन सबका अलग अलग आपको निकालना है और सबकी औकात 250 के बराबर है। आपने सबका वेट पहले से ले लिया है तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अब आप सीधा निकालोगे 250 से 50, 50 दूनी 100 होता है और 50 बच्चे ये होता है, 2 से 48 तो बराबर 240। आप देखिए, इससे स्मार्ट तरीका इस सवाल को करने का और कोई नहीं हो सकता था। ठीक है, वैसे मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे तरीके सबसे तगड़े हैं, ऐतिहासिक तरीकों से मैं बताऊँगा आपको, लेकिन जो तरीके बताऊँगा वो, जैसा हमारे चैनल का नाम है गणित पंथी इन एग्ज़ाम हॉल, तो वही चीज़ बताऊँगा जो एग्ज़ाम हॉल में जाके आप कर पाओ। अच्छा, अब ये सवाल देखिए,
6 सदस्यों का परिवार है, औसत आयु 22 वर्ष है, सबसे छोटा सदस्य 7 साल का है और सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय औसत पूछा जा रहा है। ठीक है, औसत क्या होता है? जो सबके पास हो, जितना जितना सबके पास हो। अगर 2 लोग हैं और दोनों लोगों के बीच में मैं बोल रहा हूँ 30 रुपये है, तो आप सीधे कहोगे कि औसतन 15-15 है दोनों के पास। अब भले एक के पास 22 हो, एक के पास कुछ भी हो, एक के पास 22, एक के पास 8 हो, एक के पास 14, एक के पास 16 हो, लेकिन औसत तो 15 ही है ना, बराबर जितना बट रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स। ठीक है, 6 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 और एक बच्चवा है ये। ठीक है, बोल रहा है सबकी जो एवरेज एज है वो 22 साल है। 22 लिखने की जरूरत नहीं, सबकी एवरेज 22 साल है। 7 साल बाद बोल रहा है। अच्छा, 7 साल बाद मतलब क्या बोल रहा है? 7 साल बाद पूछ रहा है एवरेज एज, सॉरी, यंगेस्ट मेंबर का जो जन्म मतलब जो साल है वो मतलब जो क्या उसे बोलेंगे यार, जो एज है वो 7 साल है। तो पूछ रहा है उसके जन्म के समय, जब ये 7 साल का है तो जन्म के समय 7 साल पहले की बात हो रही होगी, माइनस 7 साल, 7 साल पहले की। तो सबकी एवरेज एज जो है वो 7 साल कम हो गई होगी। यहाँ पे इन सबकी 22-22 रही होगी, अगर 22-22 अगर रही होगी तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये बच्चवा है, बच्चवा का लिखेंगे बी, बच्चवा है। अब इन सबकी एवरेज एज 7 साल घट के 15 15 15 15 ऐसे लिख रहा हूँ आपको समझने के लिए। मैं बस ये बता रहा हूँ मैं कैसे सोचता हूँ, करने को तो आप भी इसको आसानी से कर सकते हैं। और ये 15, लेकिन हो क्या रहा है? बच्चा तो पैदा हुआ है ना, तो इसका कैसे 15 रहेगा? इसका तो 15 हो नहीं सकता है, ये तो 0 का रहा होगा। तो इसके पास ये 15 आया कहाँ से था? इन सब लोगों ने ना मिल करके दिया था इसको, ताकि ये सबके बराबर रह पाए, एवरेज सबका बराबर रह पाए। तो जब अब ये रहेगा ही नहीं तो इसका 15 इन सब में बराबर और बढ़ जाएगा। 5 जने हैं, 15 जो बटेगा वो 5 जने में बटेगा, तो 3-3 सबको मिल जाएगा। तो 15 से सीधा 18 हो जाएगी एवरेज एज। बताइए, सोचिए, सोचने का आसान तरीका देखिए। आप में लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप सीधा सोचते। सबसे छोटा 7 साल का है तो 7 साल पहले, अभी सब 22-22 के हैं तो 7 साल पहले सब 15-15 के रहे होंगे, लेकिन छोटा वाला नहीं रहा होगा, तो जो उसको 15 मिल रहा है, अब वो 6 जने की जगह 5 जने बचे हैं, तो उसका 15 5 जने आपस में बांट लेंगे। पैसे से आप सोच लीजिए, 7 लोगों के पास कुछ कुछ रुपए रहे हों, 6 लोगों के पास कुछ कुछ रुपए रहे हों, और उनमें से फिर एक चला जाए, लेकिन उसका रुपया तो बच जाए, तो जो बचेगा उसका अपने में बांट लेंगे। तो इसका आंसर आपको 18 साल मिल जाएगा। हाँ, उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2 समान मूलधन क्रमशः 7% और 5% साधारण ब्याज पर उधार दिए जाते हैं। 2 equal sum of money is lent out at 7%, 5% SI respectively. The first sum of money is recovered 18 months earlier than other sum. The amount received from each loan at the end of their respective time is 3535 rupees. Find the sum. ठीक है, ये 3535 क्या है मालूम आपको? ये बोल रहा है ना द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट हमेशा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तो आपको मालूम है। अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है साधारण ब्याज में? इंटरेस्ट सिंपल लिखता हूँ, SI इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू R, ठीक है, इंटू T/100, यही होता है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, इक्वल सम मनी इज लेंट, मतलब ये तो बराबर लिया गया है, तो P का कोई मतलब नहीं आएगा। अब जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो पड़ेगा R और T से। ठीक है, आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, मैं एक चीज़ आपको नहीं बताया तब भी आप देख लो, x इंटू वाई अगर हो तो A पे इफेक्ट कैसे पड़ता है? अगर x को हम बढ़ा दें तो y को उसी रेशियो में घटा देते हैं। जैसे अगर A इज इक्वल टू, आप एक एग्जाम्पल के लिए समझ लो, 5 गुणे 5 है दोनों, x और y, इसको अगर हम 20% बढ़ा दें, 6 कर दें, ठीक है,
5 5 25 था ना, इसको अगर हम अलग अलग रखें ज़्यादा आसान होगा। 5 गुणे 4 अगर है, 5 चौक 20 हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि हम इसको 25% बढ़ा दें, 25% मतलब 4 से 5 कर देंगे, तो ये अगर 4 से 5 हो रहा है तो ये 5 से 4 हो जाएगा, मतलब इसको 20% घटा देते हैं। ठीक है, जब भी दो राशियां गुणे में आ रही हो, मतलब दो राशियों के गुणे से गुणा करने से एक तीसरी राशि बन रही हो, तो अब जैसे आर और टी में क्या है, आर और टी में अगर आपका प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल अगर सेम है, तो आर और टी में जो है ये विपरीत अनुपात बनता है। मतलब आप कह सकते हैं आर 1/t। इसका सीधा सा मतलब यह है, आर और टी में अगर ये 4 से 5 हो, सॉरी अगर आर 4 से 5 हो तो टी 5 से 4 हो जाएगा। समझे? चलिए मैं क्वेश्चन कराता हूं। यहां पे क्या बोल रहा है, द इक्वल सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट 7% एंड 5% एसआई रिस्पेक्टिवली। रेट जो है 7% है और 5% है। ठीक है, 18 मंथ अर्लियर निकाला जा रहा है पैसा इसका, 7 वाले का। तो जब ये आर है तो जो टी हो गया होगा वो 5 से 7 हो गया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट बराबर है। इंटरेस्ट बराबर होने के लिए इंटरेस्ट नहीं, हाँ मतलब अगर आप देखो, अगर यहाँ पे बोल रहा है पी बराबर है और ये अमाउंट बराबर है, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है। तो अगर पी बराबर हो जाए, ए बराबर हो जाए, ठीक है, तो आई ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा, तभी जा करके सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, आर 7 से 5 हो रहा है तो टाइम 5 से 7 हो जाएगा। ये बोला है 7% वाले का 18 महीने पहले निकाल लिया गया है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है दो का, वो 1.5 है। 1.5 इन द सेंस कितना आप लिख सकते हैं, 3/2, यानी एक की वैल्यू 3/4, 5 की वैल्यू 15/4। ठीक है, दूसरे की ज़रूरत नहीं है निकालने की। अब आपको पता है कि अमाउंट आपका मिल रहा है 35, अमाउंट मिल रहा है पी प्लस इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू अमाउंट, मैंने बताया था। तो पी आपको निकालना है, प्लस एस आई क्या होता है, पी इंटू आर, आर आपको पता है 7%, टी 15/4 गुणे 100, ये हो गया, इज इक्वल टू अमाउंट कितना मिल रहा है, 35। ठीक है, अब आप निकाल सकते कैसे, 5 × 15, 5 × 20 100, 20 चौक 80 और 7 × 21, 80 और 21 क्या होता है, 101 पी बट्टे 80 बराबर 35। 101 से इसको काटिए, 103 बार में जाएगा पहले, 303 बचा 50, 505 मतलब 5, 101 5 505। पी इज इक्वल टू 0, 8 5 40, 0 से लगा 4, 8 1 24 4 28। इतना ही करना था। मतलब मैं ये बताना चाहता था कि जब पी भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी सेम होगा। और अगर पी सेम होता है और इंटरेस्ट भी सेम होता है तो हमेशा आर और टी जो हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आर 5 से 7 है, मतलब ये अमाउंट 1 था, ये प्रिंसिपल 1 पे था, ये प्रिंसिपल 2 पे था, ये 7% और ये 5%, तो टाइम जो है 5 और 7 के रेशियो में हो गया होगा। आपको किसी एक का टाइम मिलता तो आप निकाल सकते थे पी की वैल्यू। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न ये है, और पढ़िए इसको। लगाने को तो आप इसको कईयों बार ऐसे क्वेश्चंस आप लगाए होंगे, लेकिन आपको देखना यह है कि क्या आप इसके पहले ऐसे लगाते, इसको सोच सकते थे। एक दुकानदार 2750 रुपये की घड़ी पर 2 क्रमागत छूट देता है। पहली छूट 10% है, फाइनल इतना रुपये में वो मतलब खरीद रहा है, और दूसरी छूट पूछी जा रही है। तो 2775
मैं सीधा आपको बताऊं मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। ये जो अमाउंट है, जैसे पहली छूट के बाद कुछ 100% रहा होगा कोई चीज़, उसमें से कुछ डिस्काउंट हुआ होगा और 100 माइनस डी की वैल्यू ये आई होगी 2103.75। ठीक है। आप एक चीज़ देखिए, 100 माइनस डी ना, 15% का डिस्काउंट है, 85, 70, 88, 90। 90 से कट सकता है? कभी नहीं। 88 से कटने के लिए लास्ट में पहले तो ये इवन ही नहीं है, एकदम नहीं। 70 से कट सकता है? जीरो है, एकदम नहीं। 85 से चेक कीजिए, 85 से आप काटेंगे तो पहले आप देख लो 17 से, 17 पचे 85, 17 से नहीं 5 से, छोटे से काट के देख लो। 5 से 17 बार में 5 चौक 20, 1 5 दूनी 10, जीरो, 5 सत्तर 35, 5 पचे 25, 17 से 17 दूनी 34, 8, 17 तियाँ 51, 17 चौको 68, 12, 17 सत्तर 119, 8, 17 पचे 85। आप देख पा रहे हैं, एकमात्र नंबर है जिससे संख्या कट सकती थी 85, आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल में आपको इससे ज़्यादा स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इतने भी स्टेप की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप देखेंगे तो आपको मैं चेक करने के लिए आपको बता दिया, जबकि इतना आपको कुछ भी नहीं करना है। आप सिंपली देखें ये अमाउंट, चूँकि 0.75, 0.25 जब भी ऐसा रहता है तो आप समझिए कि वो टर्मिनेट हो रहा है कहीं ना कहीं, 1/3, मतलब 1/3, 1/4 में चीज़ें चल रही हैं। तो आप यहाँ पे सीधा आपको ये समझना था कि ये जो भी रहा होगा 100 माइनस डी की ही वैल्यू रही होगी। तो आपने जैसे देखा यहाँ पे 85, यहाँ पे 70, यहाँ पे 88, एग्जाम में लिखेंगे थोड़ी आप 90, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, आंसर लगा के आ गए भैया, सिंपल। बाकी लगाने का कुछ भी नहीं था। 2750 रुपये था, 10% का डिस्काउंट हुआ तो 10% डिस्काउंट पे 90, मतलब 10% डिस्काउंट तो 275 का डिस्काउंट हो गया। 275 का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया, आपका बचेगा या 2450 रुपये। कितना बचेगा? 2475, 75 बचेगा, हाँ 2475। फिर इस पर कुछ D% का डिस्काउंट होना था और 2103.75 आना था। आपको ये निकालना था कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है और वो इसका कितना परसेंटेज है, आंसर आ जाता। लेकिन क्यों करेंगे आप, बिल्कुल भी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल इतना ही करना था, 100 माइनस D%, यही इसकी वैल्यू है। तो बस एकमात्र ऑप्शन है जो चेक हो सकता है, ख़त्म। थैंक यू। उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चंस सही तरीके से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।